Hello student, welcome to online BMC online education. Myself Sandeep Nishane from Mahim Municipal Secondary School. So today we are going to learn a very interesting topic 3.4 Think before you speak, class 9, subject English and medium Hindi. So आज हम पढ़ने वाले हैं 3.4 Think before you speak. अगर आप बच्चों के पास किताब है तो आप पेज नंबर 81 निकाल के रख दीजिए, पेज नंबर 81. So student, before we start this lesson, I am going to introduce to this lesson. So we are going to learn a very interesting lesson, think before you speak. What it means, we have to think whenever we want to speak. तो इस लेसन में क्या दिया है कि आपको कुछ बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए और उसके बाद ही आपको बोलना चाहिए. आप जब भी कुछ बोलना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए. ये थोड़ा लेसन का हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. So, or it is also very good lesson because this lesson give us a moral value. और ये लेसन बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि ये हमें कुछ मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्य जो है हमें पढ़ाता है. इस लेसन से हम कुछ भी सीख सकते हैं अपने लाइफ में, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और कब हमें नहीं बोलना चाहिए. So, and what's the important facts are giving in this lesson? It is that words, our words, when we speak, when we uttered, okay, when we explain something. तो जब भी हम कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि our words have power. आप सभी जानते हो कि हमारे शब्दों को बहुत पावर है. It is very powerful like a sword. So writer said that we have to think before speak. और इसीलिए राइटर कहता है कि we must have to think before we speak because our word have power. And I think that we all are agree with that. और मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे लोग इसमें एग्री होंगे कि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, 2 बार सोचना चाहिए. बिकॉज अब क्यों सोचना चाहिए? बिकॉज समटाइम्स आवर वर्ड्स हर्ट्स टू समवन एंड सो वी शुड यूज द वर्ड वेरी केयरफुली. थिंक टॉइस बिफोर यू आर गोइंग टू से समथिंग इन एंगर. और कुछ भी गुस्से में बोलने से पहले, कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले वी मस्ट हैव टू थिंक और टॉइस. So it is very interesting topic and very explanation topic, and let's start this interesting topic in Hindi and English. And before start this lesson, we are going to warming up chit chat. तो हम इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो इसका चिट चैट पोर्शन दिया है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं. और चिट चैट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि इस लेसन के बारे में वहां पे थोड़ा कुछ दिया रहता है. सो जैसे देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू राइट अ डायरी. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया हुआ सवाल है, डू यू राइट अ डायरी, क्या आप डायरी लिखते हो. तो यहाँ पे हमने आंसर दिया है यस आई राइट अ डायरी. तो जैसे आपको पता है कि कोई भी सवाल अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इसका आंसर यस या नो से देते हैं. तो बहुत सारे बच्चे इसमें लिख पाएंगे कि यस आई हैव राइट अ डायरी. उसके नीचे दिया है डू यू राइट अ लेटर और नोट्स टू योर फ्रेंड्स और रिलेटिव. क्या आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को कुछ नोट्स लिखते हो, कुछ बताते हो या कुछ ऐसा लेटर वगैरह लिखते हो. यस आई राइट अ लेटर टू माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. तो मैं अपने दोस्तों को और रिलेटिव को पत्र लिखता हूँ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डू यू यूर फाइट विथ योर फ्रेंड्स. क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ फाइट किया है, झगड़ा किया है. और ऐसा बहुत बार होता है और कभी कभी कोई बच्चे नहीं करते हैं. तो आंसर इसका यस या नो दोनों में आ सकता है. जैसे यहाँ पे आंसर दिया है नो आई नेवर फाइट विथ माय फ्रेंड. नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ कभी झगड़ता नहीं हूँ. और जो बच्चे झगड़ते हैं जिनका आंसर है यस, वो लिखेंगे यस आई समटाइम फाइट्स विथ माय फ्रेंड. समटाइम कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करता हूँ. तो लास्ट में दिया है डू यू हैव आर्गुमेंट्स विथ योर फैमिली मेंबर्स. क्या आप अपने घर के लोगों के साथ आर्गुमेंट्स करते हो, नोकझोंक करते हो, उनसे बड़े आवाज में बातचीत करते हो या उनके आवाज को क्रॉस करते हो अपने फैमिली मेंबर के साथ. सो जो स्टूडेंट ऐसे आर्गुमेंट्स करते हैं आंसर यस या नो में देना है आपको. तो हम लिख सकते हैं कभी कभी कि यस आई हैव आर्गुमेंट्स विद माय फैमिली एंड मेंबर. और जैसे यहाँ पे आंसर दिया है नो आई नेवर, नहीं कि मैं अपने फैमिली मेंबर के साथ कभी भी कोई भी आर्गुमेंट
नहीं करता हूँ। तो ये सारा जो वार्मिंग है, चिटचैट वाला पोर्शन है, ये हमें अपने लेसन के बारे में पढ़ाता है कि हमें किस प्रकार से अपने घर में आर्गुमेंट करना चाहिए, फैमिली के साथ किस प्रकार से रहना चाहिए। इसको स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 81। सो ध्यान से देखिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, मैन वॉज मीन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। तो पहला ही यहाँ पे वर्ड दिया है कि मीन का मतलब होता है उत्पत्ति या निर्माण करना। सो मानव का जन्म हुआ है टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। तो हमें बहुत ज्यादा सुनना है और कम से कम बोलना है। So, that is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है और कम से कम बोलना है। और इस बात को सत्यता में रखने के लिए, इस बात को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए लेखक ने हमें ब्रिटिश स्टेटमेंट, यानी ब्रिटिश के जो नोवेलिस्ट है, जो प्रसिद्ध पत्रकार वगैरह थे, बेंजामिन डिज़रेली, उनका एक कोटेशन यहाँ पे दिया है। वो कहते हैं, नेचर हैज एंडेड अ मैन विथ 2 ears एंड 1 mouth। वो कहते हैं कि नेचर ने, प्रकृति ने हमें निर्माण किया है 2 कान और 1 माउथ के साथ। यस, इट इज ऑब्वियसली ट्रू। वी हैव ऑल सीन दैट। हमें सबको पता है कि हमें 2 कान है और 1 माउथ है। इफ मैन वाज मीन टू टॉक मोर एंड लिसन लेस, अगर ऐसा होता कि इंसान को बहुत ज्यादा बोलना है और कम से कम सुनना है, तो क्या होता? ही वुड हैव 2 mouths एंड ओनली 1 ear। अगर उसको बहुत ज्यादा बोलना रहता और कम से कम सुनना रहता, तो गॉड क्या करता? हमें, भगवान या नेचर हमें क्या करता कि हमें 2 माउथ देता और 1 ईयर, और सुनने के लिए 1 ही कान देता है। बट आवर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है उससे बहुत अलग है। वी हैव 1 माउथ एंड 2 ईयर्स। व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू लिसन मोर एंड टॉक लेस एंड लेस। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है, किसी की बात को गौर करना है, और कम से कम हमें बोलना है। सो राइटर यहाँ पे कहते हैं, इमेजिन हाउ वुड हैव लुक हाउ स्ट्रेंज विथ 2 माउथ एंड ऑन द 2 साइड एंड 1 ईयर एट द सेंटर। तो यहाँ पे लेखक ने एक बड़ी मजेदार बात कही है कि आप लोग इमेजिन करो, कल्पना करो कि हम कितने अजीब दिखेंगे जब हमें 2 माउथ, यानी जहाँ पे हमारे 2 कान दिए हैं उस जगह हमारे 2 मुंह दिए, वहां पे ऑन द 2 साइड एंड 1 ईयर एट द सेंटर, और एक जो कान है हमारे सेंटर में, मुंह के जगह पे सेंटर है। सो इमेजिन दैट, कल्पना करो कि ऐसे इसमें हम कैसे दिखाई देते। वी जस्ट वांट टू से दैट जस्ट लाइक एलियंस। तो हम एलियन जैसे शायद कुछ दिखाई देते हैं। सो तो हम चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे दिया है, एंड माइंड यू द ईयर्स आर लाइक फ्यूनल। तो देखो, क्या अभी आपने सोचा है? तो हमारे कान कैसे? ईयर्स का मतलब होता है कान। ईयर्स लाइक फ्यूनल्स, फ्यूनल्स का मतलब होता है जैसे कोई पाइप, या जैसा कोई बड़ा सा जो रहता है होल, उस प्रकार से। द ईयर्स आर लाइक फ्यूनल ओपन ऑल द टाइम। तो आपने भी देखा है और हम सभी जानते हैं कि अवर ईयर्स लाइक फ्यूनल, ये हमारे पाइप के जैसा है, ओपन ऑल द टाइम। जैसे हमारे कान को, ईयर्स को कोई भी शटर नहीं है कि चाहे अगर रात हो गई हम इसको बंद कर देते हैं, अभी किसी की बातें हमें नहीं सुनना है तो हमने अपने कान के शटर को ऐसा कुछ बंद कर दिया। नो, इट इज ओपन ऑल द टाइम। देयर इज नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम। और यहाँ पे कोई ऐसा दरवाजा भी नहीं है कि जैसे हम कोई बातें, कोई कह रहा है अनचाहे बातें कह रहा है, कोई गुस्से में कुछ बातें कर रहा है, कोई चाहे वो हार्श वर्ड बोल रहा है, तो हम उसको सुनना बंद कर देंगे। तो उसको बंद करने के लिए कोई डोर भी हमारे कान में नहीं दिया है। देयर इज नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम, whereas if you have to speak even a single word, और इसके अलावा अगर आपको एक शब्द भी बोलना है, if you have to speak even a single words, अगर हमें एक भी शब्द बोलना है, that's word must pass through 2 walls, 2 fences। अगर हमें अपने जुबान से एक भी वर्ड बाहर निकालना है तो इसे 2 बाड़ा से बोलो या 2 कठिनाई से बोलो या 2 फेंसेस, कंपाउंड जैसे रहता है ना, उससे जाना पड़ता है। तो वो कौन से है? देयर इज फर्स्टली द फेंसेस ऑफ दिस 2 रो ऑफ टीथ। देखो, देयर इज फर्स्टली द फेंस ऑफ दिस 2 रो ऑफ टीथ। तो आप अगर कोई भी वर्ड बोलना चाहोगे या कोई भी शब्द बोलना चाहिए चाहोगे, तो आपको पहले पता चला गया कि वो हमारे टीथ जो है, जो हमारे दांत है, उससे वो बाहर निकलते हैं। देयर
इज अ सेकेंडली द फ्रेंड्स ऑफ टू लिप्स, और उसके बाद हमारे लिप से वो वर्ड बाहर निकलते हैं. इफ यू वांट टू स्पीक अ समटाइम एंड यू क्लोज योर टीथ, अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं और हम अपने दांत को जो है टीथ को उसको बंद करके रखे, देन वी कैन नॉट स्पीक, हम अपने शब्दों को बाहर नहीं निकाल पाते हैं. अगर कई टाइम हमने अपने टीथ के रो को खोल भी दिया एंड वी क्लोज आवर लिप्स, और हम अपने लिप्स को बंद कर लिया, तो भी हमारे जो शब्द है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं. तो यहाँ पे लेखक का कहने का यह मतलब है कि जैसे हमारे कान होते हैं कि हमारे हमेशा के लिए वो खुले होते हैं, जस्ट लाइक फिनल्स ओपन ऑल द टाइम एंड देयर इज नो डोर वी कैन क्लोज. वहां पे कोई दरवाजा वगैरह नहीं है जैसे कान को हम क्लोज कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू स्पीक अ सिंगल वर्ड, if you want to utter a single word, then the word is passes through the two walls, और हमारे जो शब्द है इसको दो वॉल से, दो कंपाउंड से गुजरना पड़ता है. और पहला दिया है द रो ऑफ टीथ, जो हमारे दांत है वो, और दूसरा दिया है लिप्स. तो हमारे लिप्स से और रो से ये शब्द निकलते हैं, तब जाके वो उसको बाहर हम निकाल सकते हैं. देन बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन, इट has to pass, it has to pierce through these two walls. और हमें कोई भी शब्द बोलने से पहले इन दो वॉल से, इन दो कंपाउंड से या बाड़ा से हमें अपने शब्दों को निकालना पड़ता है. वो है द रो ऑफ टीथ एंड आवर लिप्स. ओके, therefore we must think at least twice before we utter a word. utter का मतलब होता है कुछ बोलने से पहले या कुछ कहने से पहले. तो लेखक यहाँ पे कहते हैं therefore we must think at least twice before we utter a word. और इसीलिए में हमें कोई भी शब्द निकालने से पहले या उच्चारने से पहले हमें दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारे टीथ और हमारे लिप से दो बार फिल्टर होके बाहर आते हैं. तो उसी प्रकार से हमें सोच समझ के कुछ वर्ड बोलना चाहिए कि ताकि अगले वाले इंसान को कुछ बुरा ना लगे. सो इट्स मीन दैट वी शुड नॉट हर्ट अ पीपल फ्रॉम आवर वर्ड्स. हमारे शब्दों को दूसरे लोगों को हमें हर्ट नहीं करना चाहिए. देन गो टू द नेक्स्ट. अ वेरी वाइज मैन once remarked that of the unspoken word you are master, of the spoken word you are slave. तो देखो अ वेरी वाइज मैन, यानी एक होशियार व्यक्ति ने ऐसा रिमार्क किया कि ऐसा पाया है कि यू आर द मास्टर ऑफ अनस्पोकन वर्ड. अभी जो हम शब्द कहते नहीं है, अनस्पोकन वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे मन में गुस्सा है, हमारे मन में कुछ कहने का ये है, लेकिन हम वक्त को नजाकत को देख के हम उस शब्दों को रोक लेते हैं, हम कुछ कहते नहीं है. देन यू आर द मास्टर ऑफ इट, फिर तुम मास्टर हो. देन ऑफ द स्पोकन वर्ड यू आर अ स्लेव. लेकिन गुस्से में आए शब्दों को हमने अपने मुंह से बाहर निकाल लिया, और एक बार हम कुछ कह लेते हैं तो उस शब्दों को हम वापस नहीं ले पाते, बाद में हम उस शब्दों के गुलाम बन जाते हैं. बिकॉज वी कैन नॉट गेट बाय अवर वर्ड. जैसे हम जानते हैं कि धनुष्यबाण जैसे हम कोई तीर छोड़ देते हैं, तो एक बार तीर हमारे से छूट जाता है तो हम उसको वापस नहीं ले पाते. जस्ट लाइक दैट words, the words are very powerful. If we speak sometime in anger, then we cannot get it back. अगर हमने गुस्से में कुछ कह दिया तो हम उस शब्द को वापस नहीं ले पाते हैं. तो यहाँ पे एक चीज दिया है कि अनस्पोकन वर्ड, यानी हमारे अंदर कोई गुस्सा है और हम शब्दों को बोलते नहीं है, देन यू आर द मास्टर. एंड ऑफ द स्पोकन वर्ड यू आर स्लेव. स्लेव का मतलब होता है गुलाम. अगर हम चाहे अनचाहे में गुस्से में आपने कुछ शब्द कह दिए तो आज उस शब्द के गुलाम बन जाते हो. वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक. डू व्हाट यू विल. और बहुत अच्छी बात कही है कि देखो once you have spoken a word you cannot get it back. yes, everyone know that and everyone agree with that कि एक बार हम अपने शब्दों को कुछ कह देते हैं, कुछ शब्दों में मुंह से बोल देते हैं, then we cannot get it back. do what you will. और हम कितना भी कुछ चाहे तो, लेकिन हम जो शब्द है, जो बोले हुए हमारे वाक्य है, उसको हम वापस नहीं ले पाते हैं, और हमें भी बहुत बुरा लगता है कि मैंने गुस्से में इसको क्या कह दिया. therefore you must be very careful about the words that you speak. और इसीलिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा अबाउट अ वर्ड दैट यू स्पीक. कोई भी शब्द बोलने से पहले आपको वेरी केयरफुल आपको रहना ही पड़ेगा. once the words have left your lips
you will not be able to get it back. और आपके जो लिप्स है उससे अगर कोई शब्द निकल जाते हैं, कोई वाक्य किसी के लिए निकल जाते हैं, गुस्से में बोलो या चाहे अनजाने में बोलो, वो निकल जाते हैं, then you will not be able to get it back. बाद में आप उस शब्द को जो है वापस नहीं ले सकते हो. And you also feel very shame. हमें भी बहुत बुरा लगता है कि what I speak, मैंने क्या कह दिया. So, और unspoken word. अब जो हम शब्द बोलते नहीं है, जो हमारे मन में रहते हैं, तो ऐसे शब्द कौन से? What are unspoken word? What is mean unspoken? They are the things you want to say but remain unsaid. मतलब ये ऐसे शब्द है आप कहना चाहते हो, गुस्से में किसी को बोलना चाहते हो या बहुत कुछ आपके मन में है, आप उसको कहना चाहते हो, बट यू रिमेन अनसेड, लेकिन आप चुप रह जाते हो, आप उस शब्द को बोलते नहीं हो. एज द थॉट इन योर माइंड, और जो तुम्हारे दिमाग में. देखिए आप ग्रुप में कुछ मैसेज डालिए, आप लेसन की तरफ ध्यान दीजिए. बहुत अच्छा लेसन है, हमें इस लेसन से कुछ हम सीख सकते हैं कि हमें अपने वर्ड को कैसे संभाल के बोलना चाहिए, कैसे हमें अपने बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए. वी विल गेट अ मोरल वैल्यू फ्रॉम दिस लेसन. तो यहाँ पे हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे थे. व्हाट आर अनस्पोकन वर्ड, जो हम शब्द कहते नहीं उसके बारे में लेखक हमें क्या बता रहा है. These they are the thing you want to say but remain unsaid as the thought in your mind. यानी आपके मन में बहुत सारे बुरे बुरे विचार आ रहे, ख्याल आ रहे, और आप कुछ कहना चाहते हो, but you remain unsaid, but आपने उस शब्द को बाहर कहा नहीं है. That is, it is called unspoken word. Once you have put the thoughts into word, once the words have left your lips, you cannot change them or control them. और आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं चल रही है, और आपने उसको शब्द का रूप दे दिया. एंड वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट योर लिप्स, और वो जो शब्द है आपके लिप्स से बाहर निकल गए, देन यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम. तब आप उसको बदल नहीं सकते हो और उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो. एंड इट इज हैपनिंग लॉट्स ऑफ टाइम. बहुत बार ऐसे होता है कि समटाइम डेरिवेटली और अनडेरिवेटली पीपल स्पीक टू वेरी हार्श वर्ड. लोग क्या करते हैं कि जानबूझ के या अनजाने में बहुत सारे हार्श वर्ड किसी को कह देते हैं या बुरे वर्ड को उसको कह देते हैं. बट आफ्टर सम टाइम दे रिमाइंड दैट आई एम स्पीकिंग वेरी हार्शफुल टू सम पर्सन एंड ही फील अशेम्ड. और उसके बाद उन्हें लगता है कि मैंने किसी को बहुत बुरा बोल दिया और उसके लिए उनको बहुत बुरा भी लगता है. बट यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम. लेकिन एक बार आप बोल देते हो तो आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते उस वर्ड को, और उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो. और जैसे यहाँ पे वर्ड में भी आपको दिया है डायग्राम में, योर वर्ड्स माइट किल समवन, कि आपके शब्द किसी को मार भी सकते हैं. और बहुत सारे लोग जानते हैं कि शब्द का मारा बहुत लगता है. सो थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग देम, और हमें अपने शब्दों को कहने से पहले उसको 2 बार सोचना चाहिए. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड. अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, आपको पैराग्राफ में नीचे दिखाई देगा कि एक उदाहरण दिया है कि एक यंग मैन अपने स्पिरिचुअल गुरु का मतलब होता है आध्यात्मिक, टीचर का मतलब होता है गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है और वहां पे उसके साथ वो क्या कहता है और कैसे उसको अनस्पोकन और स्पोकन वर्ड के बारे में पता चलता है और वर्ड कितने मायने रखता है इसके बारे में दिया है. यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड, I have spoken very harsh and unkind words to my friend. एक जवान लड़का अपने स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है और उसे कहता है कि I have spoken very harsh and unkind word to my friend. मैंने अपने दोस्त को बहुत बुरा बुरा बोल दिया है. And he is deeply hurt. और उसको वो बहुत बुरा लग गया है. Then I am afraid I have lost my friendship with him. अब मुझे लगता है कि मुझे ये डर सता रहा है कि मेरी जो उससे साथ दोस्ती है वो शायद टूट जाएंगी. बिकॉज आई एम स्पीकिंग वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड. और गुस्से में मैंने अपने दोस्त को बहुत बुरा बुरा कह दिया है और उसको बहुत हार्श अनकाइंड वर्ड जो उसको सूट भी नहीं करते थे वो सारे वर्ड मैंने उसको बोल दिए हैं. अब मुझे ये डर लग रहा है कि आई लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम. हाउ कैन आई मेक अमेंड्स. अमेंड्स का मतलब होता है कि इसको मैं दुरुस्त कैसे कर सकता हूँ या उसको फिर से सुधार कैसे सकता हूँ. हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, इसको मैं अच्छा कैसे बना सकता हूँ. तो ये
यंग मैन जो है अपने आध्यात्मिक गुरु को ये सवाल करता है, तो उसे क्या रिप्लाई देता है? द वॉइस टीचर, टीचर का मतलब है वहां पे गुरु, कि जो होशियार गुरु था वो कहता है, द वॉइस टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड पेन। कुछ समझाने से पहले वो उसे क्या कहता है कि एक पेन और उसको एक पेज देता है। He said to young man, write down on this paper all the harsh thing you said to him। और आपने अपने दोस्तों को जितना भी बुरा बुरा कुछ कहा है, कुछ गाली दिया है, जो भी कुछ आपने कहा है, you have to write it on this sheet। तो आपको इस पेज पे ये सारे वर्ड लिखना है। The young man did as he was told and show the paper to the teacher। तो जो उसका शिष्य रहता है यंग मैन, वो वैसे ही करता है जैसे उसके गुरु ने कहा था कि पेन से सारे वर्ड वो लिख दो जो अपने उसके दोस्तों को कहा है। वो सारे वर्ड उस पेपर पे वो लिख देता है और शो द पेपर टू टीचर, और अपने टीचर को वो पेपर दे देता है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82, फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर से। नाउ टीयर अप दिस शीट ऑफ पेपर into as many small bits as you can, the voice teacher said। और वहां पे जो होशियार गुरु रहता है वो उसे कहता है, टीयर का मतलब होता है फाड़ देना या टॉर्न, उसको फाड़ देना। वो कहता है उसे, तो आपने इस शीट पे जितने भी सारे शब्द का है, ये जो सारा पेपर है, यू कैन टीयर अप इट, आप इसको फाड़ दीजिए और जितने बारीक बारीक टुकड़े आप कर सकते हो, एज पॉसिबल एज स्मॉल बिट्स यू कैन, जितने भी आप छोटे छोटे इसके टुकड़े कर सकते हो उतने आप कर दो। Soon the single sheet was torn into 100 teeny bits of paper। bits का मतलब होता है कि टुकड़ा, और teeny का मतलब होता है कि small, छोटा। तो कुछ ही देर में वो जो यंग व्यक्ति रहता है वो सारे पेपर को फाड़ देता है, उसके यानी 100 से कम बारीक टुकड़े उसके कर देता है। Then throw the bits out of this window, the teacher told him। और टीचर उसे कहते हैं कि आपने जितने भी इसको टुकड़े किए इस पेपर के, ये सारे जो टुकड़े हैं आप खिड़की के बाहर फेंक दो। थ्रो का मतलब होता है कि बाहर फेंक देना। That was easily done। और ये बहुत आसान काम है, कोई भी चीज को बाहर फेंक देना, खिड़की के बाहर फेंक देना। And that was easily done, ये इजीली हो जाता है। It was a windy day and the teeny bits were scattered far and wide even as the young man watched। तो ये वो जो दिन था, बहुत वहां पे हवा तेजी से चल रही थी, विंडी डे मतलब हवा चल रहा था। एंड यंग टीनी बीट्स वेयर स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना। तो जो सारे छोटे छोटे पेपर के टुकड़े थे, फॉर एंड वाइड यानी यहाँ वहां वो बिखर चुके थे। इवन एज द यंग मैन वॉच, और जब तक वो लड़का उसे देख रहा था तब तक ये वो सारे पेपर यहाँ से वहां सब तरह बिखर गए थे। अब उसका टीचर उसे क्या कहता है, नाउ गो out into the street and collect as many bits of paper as you can, the teacher order him। अब टीचर उसे ऑर्डर देता है कि अब जाओ, रास्ते पे जाओ और जितने सारे पेपर के तुमने टुकड़े किए हैं और जितने पॉसिबल है सारे वो टुकड़े जमा करके वापस लेके आओ। जो तुम्हारा पेज था अच्छा तुमने उसको फाड़ दिया, वो सारे जो टुकड़े हैं उसको वापस लेके आओ। द टीचर ऑर्डर हिम, और टीचर उसको ऐसा ऑर्डर कर देता है। अब as you know that it is impossible task to collect the scattered paper or tiny bits of paper from the road as it is a windy day। और ये विंडी डे रहता है, मतलब ये हवा वाला दिन रहता है, और ऐसे समय में बाहर जाकर उस सारे टुकड़े को जमा करना और सारे पेपर को एज इट इज लाना, इट इज इम्पॉसिबल टास्क। एंड दैट्स व्हाई द यंग मैन रिप्लाई दैट द यंग मैन वाज टेकन बैक। थोड़ा वो स्तब्ध हो जाता है, वो रुक जाता है और वो कहता है, but but that will be difficult, he stammered। स्टैमर का मतलब होता है कि थोड़ा रुक के बोलना, थोड़ा ऐसा हकला के बोलना उस प्रकार से, क्योंकि वो डर जाता है। बिकॉज इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल टास्क टू कलेक्ट ऑल टीनी बिट्स ऑफ पेपर इन विंडो डेज, यानी हवा के दिनों में वो सारे छोटे छोटे टुकड़े को जमा करना जैसे कि वैसे इट इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए वो कहता है अपने गुरु से, सर दैट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है। एंड ही स्टैमर्ड, वो हकला के कहता है, रुक रुक के कहता है, इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्ट। और टीचर उसको सजेस्ट करता है, यस आई नो दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क बट जस्ट गिव अ वन ट्राई। और उसे कहता है कि एक ट्राई करो और उसको सारे पेपर जितने तुम्हारे पास कलेक्ट हो सकते हैं
वो सारे पेपर को तुम कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आओ। सो द यंग मैन वेंट आउट, और जो यंग मैन है उसके ऑर्डर का वो फॉलो करता है और वो वहां पे बाहर चला जाता है। ही रिटर्न हाफ आवर लेटर, और वो आधे घंटे के बाद वो वापस आता है। देन एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि टायर, थक जाना, और वो सारे छोटे छोटे टुकड़े हवा के दिन में जमा करना, उसको वहां कलेक्ट करना, लेके आना, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स व्हाई ही टायर्ड, वो थक जाता है। ही हैड नॉट बीन एबल to get a hold of a single torn bit from the paper he had torn up just a while earlier, और कुछ ही देर पहले उसने जो पेपर टुकड़े फाड़ के वे बाहर फेंका था उसमें से आधा टुकड़ा भी जमा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ, और उसको जितने टुकड़े जमा होते हैं 2-4 उतने वो वापस लेके वहां पे आ जाता है। अब देखो अब उसे टीचर क्या कहता है, that is what happens with the spoken word, और उसे कहता है कि यही होता है हम जो शब्द कुछ कहते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं उसके साथ। द टीचर सेड टू हिम, वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड, अगर आप किसी को कुछ बोल देते हो, बहुत जोर से बोल देते हो, वंस वी हैव स्पोकन द वर्ड्स, और आपने अपने शब्द कह दिए हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक देम बैक, और उसको वापस लेना या उसको कंट्रोल करना या उस शब्द को वापस लेना, इट इज वेरी इम्पॉसिबल टास्क। सो देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर, और इसीलिए उस गुरु जो है, उसका आध्यात्मिक गुरु है, उसको समझाता है कि लर्न टू थिंक, तो हमें सीखना चाहिए कि हमें कुछ बोलने से पहले हमें सोचना है कि हम किसके साथ कुछ भी बोल दे, कैसा भी बोल दे, और बाद में हमें भी अच्छा नहीं लगता है, अगले वाले इंसान को भी अच्छा नहीं लगता है, और हम सोचते कि व्हाट आई एम सेइंग, मैंने ये क्या कह दिया। सो राइटर वांट टू से दैट थिंक बिफोर यू स्पीक। देन उसके बाद पेज नंबर देखो 83 में पैराग्राफ दिया है, वो हम देखते हैं। सोक्रेटिस वाज वन ऑफ द वॉइसेस ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। अब जो सोक्रेटिस है ये ग्रेट ऑथर था, लेखक था, ये ग्रेट जिसको हम बोलते हैं कि विचारवंत हम जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से व्यक्ति था ये, और वॉइसेस्ट मैन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और प्राचीन जमाने में ये सबसे होशियार और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, और उसके बहुत सारे शिष्य भी थे, आज भी उसकी सोक्रेटिस की स्टडी की जाती है। द मीन बहुत सारे लोग प्रभाव, और उसके प्रभाव के नीचे रहते थे, उसके विचारों पे चलते थे। सो सोक्रेटिस काउंसिल हिज माउथ, काउंसिल का मतलब होता है कि उसको बताना, गाइड करना, इस तरह से। इसका मतलब होता है शिष्य यानी स्टूडेंट, और सोक्रेटिस अपने स्टूडेंट को हमेशा बताते थे टू कीप देयर माउथ शट, हमेशा अपना जो मुंह है हम बंद करना चाहिए, एंड स्पीक ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने शब्द बंद कर दिए तो हम कभी बोलेंगे नहीं, नहीं, हमें बोलना है, बट व्हेन इट इज वेरी एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब आपको लगता है कि मेरा बोलना यहाँ पे बहुत जरूरी है, सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ इट इज वेरी यूजफुल, वेरी प्लीजेंट और वेरी ट्रू, देन यू कैन स्पीक, तब तुम बोल सकते हो। उसके गुरु और शिष्य ने एक बार पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब बोलना है, व्हेन इट इज राइट टू स्पीक, कि कौन से उचित समय में हमें बोलना है। तो उन्हें बताते हैं वो, वंस ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चन and receive an affirmative answer to each of the 3, replied Socrates। और सोक्रेटिस उनको रिप्लाई देता है, open your mouth to speak only after you have asked yourself 3 question। अगर आप अपने ये कुछ बोलने से पहले आप अपने आप को ये 3 सवाल पूछो, और आपके ये 3 सवाल के आपको अफर्मेटिव आंसर आते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि सकारात्मक, पॉजिटिव वे से आपको ये आंसर आते हैं, देन यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो। तो अच्छा वो रिप्लाई देते हैं, सो व्हाट वेयर 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पे वो शिष्य पूछते हैं कि वो 3 सवाल कौन से हैं जो हमें बोलने से पहले अपने आप को पूछना चाहिए। तो बताते हैं,
The first question we must ask ourselves before we speak is, it is true. तो पहला सवाल हमें अपने आप से ये करना चाहिए कि क्या ये सत्य है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे वर्ड अपने आप को निकालने जा रहा हूँ, जो सारे शब्द मैं कहने जा रहा हूँ, क्या ये सत्य है कि मैं ऐसे कुछ किसी के लोगों की बातों पे सुन के विश्वास करके ये शब्दों को बाहर निकल रहा हूँ। तो पहले अपने आप को सवाल पूछना चाहिए, इट इज ट्रू व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो मैं बोलने वाला हूँ क्या ये सत्य है। इफ वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेरासिटी ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, इट इज बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड। और वो कहते हैं कि हम अगर श्योर नहीं है, वेरासिटी का मतलब होता है कि ट्रूथ, द रियल फैक्ट, जो हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में, सत्यता के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। सो इट इज बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड। और तब सबसे बेहतर ये होगा कि हमें कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। When we utter word carelessly, we ourselves become transmitter of untruth. और ऐसे समय जब हमें पता नहीं रहता कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसमें सत्यता है कि नहीं है, और हम बिना कुछ सोचे समझे वर्ड को बोल देते हैं, कुछ वाक्य बोल देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि झूठेपन को हमारे इससे हम आगे लेके जाते हैं। ट्रांसमीटर मतलब होता है कि यहाँ से वहां लेके जाना, और जो असत्यता है, जो झूठापन है, हम उसको आगे लेके जाते हैं। ओके, द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क इज इट प्लेजेंट। और दूसरा सवाल हमें ये पूछना है, इज इट प्लेजेंट, क्या ये किसी को हैप्पीनेस देता है, किसी को मजेदार देता है, या किसी को कुछ सुख देता है। तो हमें ये सवाल अपने आप से कुछ बोलने से पहले करना चाहिए। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में अपने माता पिता, अपने दोस्त को या अपने बहन भाई को कुछ बोल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो हम बोलने जा रहे हो क्या इसको ये अच्छा लगेगा। सो ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, इज दैट इट इज प्लेजेंट। द मेनी आर द empty remark and vain statement that people make in idleness to hurt other। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि empty remark and vain statement का मतलब होता है कि व्यर्थ वाक्य जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, और ऐसे शब्द जाने अनजाने में कह देते हैं। और एक क्या है, इट इज अवर आइडलनेस, यानी ये हमारा मूर्खपना है, टू हर्ट अदर, हम इसकी वजह से क्या करते हैं, दूसरे लोगों को दुखी कर देते हैं। It is better that this unpleasant word remain unspoken। और ये बहुत अच्छा है कि ऐसे दुख भरे वाक्य जो शब्द है वो हमें अनस्पोकन, हमें कहना नहीं चाहिए अपने आप में उस थॉट को। we should remain the unsaid if you know that these words are not pleasant or it is very unpleasant to others, then we always remain to unsaid। हमें अपने आप को तब स्तब्ध रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। and the third question according to Socrates is, it is useful। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरा सवाल सोक्रेटिस हमें बताते हैं, क्या ये उपयुक्त है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मेरे शब्द है, या ये दूसरे के लिए उपयुक्त है, क्या मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ। इज अवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट लिसनर। लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। जो मैं वाक्य बोलने जा रहा हूँ क्या ये लिसनर के लिए, सुनने वाले के लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है। विल अवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन। क्या हमारे शब्द जो है ये किसी को सहानुभूति देते हैं, किसी को कंफर्ट देते हैं। आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ व्हाट यू से। क्या हमारे बोलने से किसी को कुछ मदद हो रही है, क्या हम ऐसे कुछ बोल रहे हैं। देन ओनली इन दैट केस यू शुड गो अहेड एंड स्पीक। और ऐसे सारे सवालों के जवाब जब आपको सकारात्मक मिल जाते हैं, अफर्मेटिव वे से मिल जाते हैं, देन यू कैन गो अहेड एंड स्पीक। तो आप उस समय बोल सकते हो या कुछ आगे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पैराग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है थिंक बिफोर यू स्पीक थिंक। तो थिंक का मतलब क्या है, टी फॉर इट इज ट्रू। ट्रू, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं, सोचते करता है, ट्रू है, इसमें सत्यता है। यस फॉर इट इज यूजफुल, हेल्पफुल, क्या जो मैं बोल रहा हूँ ये हेल्पफुल है किसी के लिए। देन इट इज इंस्पायरिंग, जो आपके को इसका फॉर इंस्पायरिंग। देन इट इज नेसेसरी, जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में एक विचार जरूर आता है, इट इज नेसेसरी,
क्या मेरा बोलना बहुत जरूरी है? इट इज नेसेसरी। एंड के इट इज काइंड। काइंड का मतलब होता है कि स्मूथ वर्ड, यानी ऐसे शब्द जो किसी को बहुत अच्छे लगते हैं। देखो कोई व्यक्ति हमसे बात करता है तो ऐसा लगता है कि वी ऑलवेज लिसन टू दैट पर्सन, हमें इस व्यक्ति को हमेशा सुनना चाहिए। तो थिंक, दैट्स व्हाई लेखक ने हमें यहाँ पे ट्रेस करके बोला है कि यू मस्ट ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हमेशा हमें सोचना चाहिए। तो ये था हमारा लेसन। अब देखो बच्चों, इस लेसन के बाद आपके लिए स्पेशली हमने जो मार्जिन क्वेश्चन रहते हैं, इस मार्जिन क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे लिया है, सॉल्व करके दिया है। और जिस बच्चों को मार्जिन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हम इसको थोड़ा शॉर्टली हम देख सकते हैं। Was Disraeli only trying to give a message in light-hearted but effective way? क्या डिसरेली जो है, जो हमें मैसेज देना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, वो बहुत हल्के में बता रहे लेकिन इफेक्टिव वे, मतलब बहुत खूबसूरत ढंग से बता रहे। क्या वो ऐसा कर रहे? यस, Disraeli was only trying to give a message in light-hearted but effective way. Disraeli जो है हमें बहुत हल्के से बट लेकिन समझदार युग हमें वो इफेक्टिव वे से हमें वो मैसेज हमें दे रहे हैं। सेकंड सवाल है, was Disraeli trying to give a scientific reason? क्या डिसरेली ने जो हमें बताया है कि जैसे 2 माउथ और 1 ईयर बीच में रहता है, ऐसा कुछ जो बताया है, क्या डिसरेली वाज ट्राइंग टू गिव अ साइंटिफिक रीजन? क्या उन्होंने कोई साइंटिफिक रीजन साइंटिफिक तत्वों को बताया है? सो नो, Disraeli was not trying to give a scientific reason. He was using the fact that we have 2 ears and 1 mouth symbolically. और प्रतीकात्मक दृष्टि से वो हमें बताते हैं कि वो हमें फैक्ट ही बता रहे, एक्चुअल फैक्ट, कि हमें 2 कान और 1 माउथ है। और वो इसलिए सिंबॉलिक का मतलब होता है कि प्रतीकात्मक रूप से वो इसलिए बता रहे कि एज एवरीवन नो दैट वी हैव 2 ears and 1 mouth to listen more and speak less. कम बोलने के लिए और बहुत ज्यादा सुनने के लिए हमें 2 कान और 1 माउथ दिया हुआ है। सो नेक्स्ट, ड्रॉ द कॉमिक डायग्राम टू रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट 2 पैराग्राफ। मतलब आपका लेसन जब स्टार्ट होता है 81 में और वहां के 2 ऊपर के पैराग्राफ है, 2 ऊपर को पैराग्राफ को कंसीडर करके वी हैव टू ड्रॉ अ कॉमिक डायग्राम। तो यहाँ पे कॉमिक डायग्राम निकाली है जिसमें 2 माउथ आपको उस बच्चे को दिख रहे हैं और 1 कान उसे दिख रहा है, यानी 2 मुंह और 1 कान। सो नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ। तो आपको क्या करना है, इसका मीनिंग जो है आपको गेस करना है। सो पहला दिया है was taken aback, यानी थोड़ा रुक जाना, थोड़ा शॉक हो जाना, सरप्राइज हो जाना। इसका मतलब आपको गेस करना है इन इंग्लिश। तो इसका आंसर है was shock और सरप्राइज। was taken aback का मतलब होता है कि was shock और सरप्राइज, यानी मतलब कुछ सरप्राइज हो जाना, कुछ शॉक हो जाना। सेकंड दिया है स्टैमर्ड। स्टैमर्ड का मतलब देखो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा पॉज करके बोलना, रुक के बोलना, अकला के बोलना, इस प्रकार से। तो भाई देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या दिया है, डिफिकल्टी, यानी कुछ कहना लेकिन बहुत मुश्किल से। पॉज एंड रिपीटेड सम लेटर इनवॉलंटरी, यानी मतलब कुछ जो शब्द है बार बार उसको रिपीट करना। जैसे यंग मैन रिपीट करता है बट दैट इज इम्पॉसिबल, उस प्रकार से, यानी एक ही शब्द को या कुछ लेटर को वो बार बार रिपीट करना, इसका मतलब होता है स्टैमर्ड। तीसरा दिया है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक जाना। यहाँ पे दिया है वेरी टायर्ड और विदाउट एनर्जी, यानी बहुत थक जाना या कोई एनर्जी नहीं रहना, इस प्रकार से इसका मीनिंग है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन नेक्स्ट सवाल दिया है, और देखो बच्चों यहाँ पे जो भी सारे सवाल है ये सारे हमारे पर्सनल रिस्पॉन्स, जो आपको ABCD A5 वाला सवाल रहता है, A1 A2 A3 A4 और A5, जो पर्सनल रिस्पॉन्स आपको सवाल रहता है कि जिसके आंसर आपको खुद देना ही इन योर ओन वर्ड्स, इस प्रकार के इसके आपके आंसर है और इस प्रकार से ये सवाल है। सो पहला सवाल है,
डू यू रिमेम्बर समवन स्पीकिंग टू यू एंग्रीली विदाउट थिंकिंग? क्या आपको कभी ऐसा याद है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत गुस्से में बात किया है और बिना कुछ आंसर है यस, यस माय से और फादर स्पोक। हाँ मुझे याद है बहुत आप फादर जब कंप्लीटिंग वर्क इन टाइम, जो वर्क है टाइम पे नहीं किया था। since he was in a bad mood he spoke to me angrily, okay। और जब पिताजी ने डांटा तो क्या उसका मूड जो है बहुत बैड था, बहुत खराब था, बहुत गुस्से में था और मैं उससे बात करने गया तो since he was in a bad mood and he spoke to me angrily, और वो बहुत मुझसे गुस्से से उसने बात की। so it is your own response, ये आपका खुद का रिस्पॉन्स है। आप अपने प्रकार से आपको जैसा चाहे उसको लिख सकते हो कि आपको याद है कोई व्यक्ति आपके साथ बिना सोचे समझे गुस्से से बात किया है, तो आप दूसरा उदाहरण भी इसमें दे सकते हो। सेकंड दिया है what did you show on that occasion, did you also speak angrily? तो आप ऐसे समय पे, ऐसे घटना पे आपने क्या किया है, क्या आपने भी उनके साथ एंग्रीली गुस्से से बात किया है? तो नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। नो आई केप काम ऑन दैट ओकेशन, काम का मतलब होता है शांत, पीसफुल, तो नहीं मैंने उसके साथ ऐसी बात नहीं किया। आई केप काम ऑन दैट ओकेशन, उस समय बढ़ जाता है। सो ये एक अफर्मेटिव वे या पॉजिटिव वे से यहाँ पे आंसर है। आप कंट्रोल करने के लिए, आप उसको करने के लिए यू कैन क्या करते हो या क्या करते हो, यहाँ पे दिया है गेट एंग्री इजीली, मुझे नहीं आता है। आई वाज नॉट दैट हेल्प टू कीप oneself calm, और मैं जानता हूँ कि मेडिटेशन की आत्मचिंतन करना ये आपको मदद करता है आपको शांत रखने में, आपको स्वस्थ रखने में। सो आई शुड प्रैक्टिस मेडिटेशन टू कंट्रोल माय एंगर, और मैं हमेशा ऐसे मेडिटेशन यानी अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता हूँ टू कंट्रोल माय एंगर, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे आंखें बंद करके एक जगह पे बैठ जाना और आत्मचिंतन करना या चुपचाप एक जगह पे रह जाना, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। सो यू थिंक दैट यू आर इन वेरी एंग्री मूड एंड देन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो किसी को लगता है कि कुछ म्यूजिक से नहीं, कुछ बाहर चले जाए, कुछ नेचर में चले जाए तो उनका गुस्सा कम हो जाता है। कोई अपने आप को अकेला रख देता है वैसे समय में, और यहाँ पे सवाल यहाँ पे दिया है जो आपके पैराग्राफ में भी है, have you ever passed an empty remark or vain statement that might hurt someone else? क्या कभी आपने ऐसे कोई रिमार्क या किसी को कुछ ऐसा, वेन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि व्यर्थ वाक्य, कि ऐसा बोल दिया कि जाके वो किसी को हर्ट हो जाए, किसी को दुख पहुंचाए। What can you do to avoid doing it again? तो दोबारा ऐसी गलती ना हो तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आंसर दिया है यस, I had once teased my friend and called him ugly. हाँ, एक बार मैंने अपने दोस्त को चिढ़ाया था और उसको अगली यानी बहुत क्रूर दिखता है ऐसा उसको बोल दिया। So without thinking that it might hurt me, और बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसको बोल दिया and it might hurt him, और उससे वो बहुत बुरा लग गया था। I can avoid such situation again in future by thinking twice before speaking, और मैं ऐसे घटना को, ऐसे सिचुएशन को फ्यूचर में ना हो इसके लिए मैं क्या करूंगा, थिंकिंग ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। इवन इफ आई एम ट्राइंग टू बी फनी आई शुड अवॉइड मेकिंग रिमार्क दैट मे हार्श और पर्सनल। कभी कभी अगर मैं फनी में हो जाता हूँ, देखो आप
हम क्या करते हैं, बच्चे लोग या बहुत सारे लोग रहते हैं कि मजाक में हम किसी को बोल देते हैं इन फनी मूड, और वो क्या होता है कि मजाक में बोला हुआ किसी किसी को बहुत बुरा लग जाता है. सो इवन इफ आई एम ट्राइंग टू बी फनी, अगर मैं बहुत ज्यादा मजाकिया हुआ, आई शुड अवॉइड रिमार्क, मेकिंग रिमार्क एंड दैट मे बी हार्श और पर्सनल, यानी किसी को पर्सनली कुछ शब्द लग जाए या किसी को बोल दूं मैं, ऐसे रिमार्क करने से खुद को मैं अवॉइड करूंगा. ओके, तो इस प्रकार से हमारा लेसन है. सो व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, तो आज हमने क्या पढ़ा है, थिंक बिफोर यू स्पीक. So what you know from this, we get a moral lesson from this lesson. We get a moral value from this lesson that we must thinking twice before speak anything. Basically in anger mood, हमें कुछ भी गुस्से से बोलने से पहले, कुछ भी किसी को कुछ कहने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए. Because we cannot get back our words once we utter. एक बार हमने अपने शब्दों को कुछ कह दिया तो हम उसको वापस नहीं ले सकते, और इसीलिए लेखक हमें कहता है कि थिंक बिफोर यू स्पीक. और इसको अच्छी तरह समझाने के लिए वहां पे आध्यात्मिक गुरु और उसका यंग जो शिष्य है उसके बारे में भी एक दिया है कि कैसे वो पेपर को फाड़ के बाहर फेंक देता है और वो जमा नहीं कर पाता है. तो यंग गुरु उसको समझाता है कि, सॉरी स्पिरिचुअल गुरु उसको समझाता है कि इट इज सेम विद आवर वर्ड्स, व्हेन वी अटर वी कैन नॉट गेट इट बैक. अटर का मतलब होता है कि उच्चारना. एक बार हमने अपने शब्दों को कह दिया तो हम उसको वापस नहीं ले सकते हैं. और लास्ट पैराग्राफ में सोक्रेटिस ने भी हमें 3 बातें कही है कि इफ यू थिंक योर स्पीकिंग इज नेसेसरी देन ऑलवेज आस्क 3 क्वेश्चन टू अवरसेल्फ, यानी अपने आप को 3 क्वेश्चन हमेशा पूछना चाहिए. पहला दिया है इट इज ट्रू, क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये सत्य है. इफ यू थिंक दैट यस इट इज ट्रू देन यू कैन go ahead, and if you think that no it is not a veracity of word then you should be unsaid. तो आप ऐसे शब्दों को अपने आप में रोकना चाहिए. सेकंड जो दिया है इट इज प्लीजेंट, या किसी के लिए ये मजेदार है या किसी के लिए ये बहुत सुखदायक है, तो हमें लगता है कि हाँ जो मेरे जो वर्ड है वो कोई भी व्यर्थ स्टेटमेंट नहीं है, देन यू कैन स्पीक इट. और लास्ट में दिया है इट इज यूजफुल, मतलब कि हम जो बोलने वाले के सुनने वाले के लिए ये बेनिफिशियल है, सुनने वाले के लिए क्या कंफर्ट है और किसी को इसकी मदद हो रही है, इट इज यूजफुल, देन यू कैन गो अहेड एंड स्पीक. तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है थिंक बिफोर यू स्पीक, जो हमें एक मॉरल वैल्यू भी देता है, नैतिक मूल्य भी देता है, और हम इस लेसन को अपने लाइफ में आत्मसात कर सकते हैं. इसके बारे में सोच सकते हैं कि हमें से पहले कुछ भी हमें सोचना चाहिए, कुछ भी हमें रिमार्क करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी निर्मिति भी इस प्रकार से होती है कि वी हैव 2 ears and 1 mouth, हमें 2 कान और 1 माउथ दिया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो अपने आप में आत्मसात कर पाए, और जब उसका समय आए उचित बोलने का तब हम बोल पाए. तो इस प्रकार से हमारा आज का लेसन है. आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. यस बच्चों, गुड मॉर्निंग समझ सर. में आया? हेलो सर. बेटा हाँ सर, जो ये लेसन था, मतलब इसका हमें इससे क्या सीख मिली है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो सर आवाज ब्रेक होतो है सर. सर आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा ब्रेक हो, आपका आवाज जरा ब्रेक हो रहा है सर. एक मिनट सर. हाँ सर, हाँ आ रहा है सर. ओके. तो बच्चों देखो, हमें इससे ये सीख मिलती है, मॉरल वैल्यू का मतलब होता है या मॉरल लेसन का मतलब होता है कि हमें इससे क्या सीख मिली, नैतिक मूल्य हमें क्या मिला है. तो हमें ये मिलता है कि वी शुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीक अ सिंगल वर्ड.
यानी किसी को बुरा लगे, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगे, ऐसे वर्ड बोलने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, क्या हमारे शब्द उसके लिए यूजफुल है, क्या हमारे शब्द जो है उसके लिए प्लीजेंट है। प्लीजेंट का मतलब होता है हैप्पी। देन एंड इट इज ट्रू, सबसे मेन बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या मेरे वो शब्द है, जो मेरे वाक्य है, दूसरे से मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये इसमें सत्यता है। If you get an affirmative answer of all 3 question, then you can go ahead and speak. तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें बोलने से पहले 2 बार सीखना चाहिए।